क्या गलती होती है जो ब्लैकमेल हो रहा होता है उसकी तरफ से? तो सबसे बड़ी गलती जो है ना, मैं समझता हूँ, मेरा एक केस था, सबसे बड़ी गलती जो है ना वो पेरेंट्स की होती है। पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आप इसके फर्स्ट लॉयर हैं। उस इदारे का मकसद ये है कि कहीं पर भी अगर एनिमल क्रूएलिटी होती है आप फॉरम 15 पे इन्फॉर्म करें। पुलिस आती है, पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर की टीम आएगी, वो जाकर उस कुत्ते को भी रेस्क्यू करेगी, उस जानवर को रेस्क्यू करेगी और साथ ही साथ उस बंदे पे एफआईआर काटेगी। आप अपनी ज़िंदगी में किसी शख्सियत से, किसी टीचर से, किसी उस्ताद से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हों तो वो किससे हैं? सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो मेरे वालिद साहब ने किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जो कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके, कोई आपको अवेयरनेस मिल सके या किसी ना किसी तरीके से उनके एक्सपीरियंसेस से आप कुछ सीख सकें। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक लॉयर हैं, लेकिन ये फर्स्ट लॉयर हैं एट पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर। पिछले 6 सालों से बतौर एडवोकेट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि ये वैसे तो बैंकिंग और मनी मैनेजमेंट इन चीज़ों को भी देखते हैं, इनके इनसे रिलेटेड केसेस को भी देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें आम तौर पे वकला हाथ नहीं डालते या उनको नहीं देखते, उनको भी ये देखते हैं। तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि उन केसेस को ये क्यों देखते हैं। प्लस जो अभी इनकी हाल ही में वजह शोहरत एक केस ख़ास तौर पे बना जिसमें माहम अमजद के वालिद के कातिल को इन्होंने 14 साल बाद खोज उसकी लगाई, उसको ढूंढा और फिर वो अरेस्ट करवाया, फिर आगे जिस तरह भी सारे मामला चले तो उस केस के वाले से भी हम जानेंगे। प्लस जो साइबर क्राइम्स इस वक्त हो रहे हैं FIA की हेल्प से जिनको सॉल्व किया जा सकता है, उसमें ब्लैकमेलिंग है, फेक कॉल्स है, इन चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं और आम पब्लिक के लिए क्या अवेयरनेस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस शहजाद साहब, कैसे हैं आप? सर आई एम गुड, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि वो जो ख़ास केस माहम अमजद के वालिद के कातिल वाला जिसको आपने 14 साल बाद अरेस्ट किया, सर कैसे आप कनेक्ट हुए उनके साथ, फिर किस तरह ये सारा मामला आगे चला? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ किया जहाँ पे मेरे जैसे यंगस्टर्स आके कुछ थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर सकें और थोड़ा बहुत इस सोसाइटी में अपना शेयर दे सकें, कुछ 2 सेंट्स दे सकें, जिससे कोई थोड़ी बहुत सोसाइटी के अंदर एक विजडम और एक क्रिएशन आ जाए जिसको वो देखें, सुने और किसी तख्लीक की तरफ जाएं। आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ दिस मोमेंट कि मुझे कासिम साहब ने इस काबिल समझा कि मैं उनके अंडर द अम्ब्रेला आके बैठा हूँ यहाँ पे और उन्होंने भी इतना ऑनर दी। रिक्वेस्ट पर उनकी ये स्पेशल है कि उन्होंने स्पेशल मुझे ऑनर दी और बुलाया यहाँ पे। जिस तरह की आपने बात की सोशल मीडिया की और मेरे उस केस की, सोशल मीडिया हमारे लाइफ में एक अच्छा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है। एडवांटेज की साइड पे जाएं तो उसके फैक्टर्स ये हैं कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो आपको इन्फॉर्म करता है, आपको अवेयर करता है, आपकी मार्केटिंग करता है, आपको एडवाइस करता है और आपको एडवर्टाइज करता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस हम आगे जाके सुनेंगे। अच्छे एडवांटेजेस में ये जो मेरा केस था माहम अमजद वाला, माहम अमजद इज़ अ वेरी पोटेंशियल वुमेन, बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग खातून मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे मेरे से रब्ता किया, शी गॉट इन टच विद मी और उन्होंने अपने एक केस मेरे से शेयर किया कि मेरे वालिद साहब का मर्डर हुआ था 2008 में। व्हेन आई गॉट टू नो कि 2008 का केस है 9 का, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जब इनिशियली तौर पे डिस्कशन स्टार्ट हुई मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि हम क्या करेंगे, पर लेटर ऑन जब उन्होंने थोड़ा सा पोटेंशियल शो किया कि दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू मी एंड आई वांट टू डू दिस नाउ, क्योंकि नाउ आई एम इन दिस पोजीशन वेयर आई कैन डू समथिंग। तो जब उनका पोटेंशियल नज़र आया तो मैंने वर्किंग स्टार्ट की, वेयर वी फाउंड आउट कि द पर्सन जो कि उनके वालिद साहब का मर्डरर था वो दुबई में ही मौजूद था। सही स्टोरी इस तरह चली पता कि माहम एक लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू कुछ प्रोफाइल सर्चिंग कर रही थी। सही, और सही, उनको चला पता कि ये एक प्रोफाइल ऐसा है कि जो उनके वालिद साहब के मर्डर से लिंक्ड है। सही। वही नाम था, वही सब चीज़ें थी। जब उन्होंने उसको खोला, निकाला और बैकग्राउंड में जाके जब उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले, तस्वीरें निकाली, तो शी गॉट टू नो कि ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वही बंदा है जिसने उनके वालिद साहब का एक इदारे में ब्रॉड डे लाइट में मर्डर किया था, सब एम्प्लॉयज़ के सामने। लेकिन उस टाइम पे, उस मौके पे उनकी कोई दादरसी नहीं की गई, जिस वजह से उनको वो शहर से निकल के लाहौर आना पड़ा। ऑल्दो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन कराची, ठीक है, लेकिन वो पे लाहौर माइग्रेट होके आ गई, शिफ्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने उसको परसू नहीं किया। सर वो कॉन्शियसली ढूंढ रही थी उनको या
बाय चांस भी कह लें, कॉन्शियसली भी कह लें अच्छा। कि उनके सामने कहीं ना कहीं ये बैक एक ऑफ अल्लाह माइंड में ताला था। की तरफ से एक चीज़ सामने आ गई, वेयर शी गॉट टू नो कि वो बंदा यहाँ मौजूद है। सही। अगर ये कॉन्शियसली होती तो शायद 2 साल या 10 साल पहले भी आ चुकी होती। हाँ, लेकिन अगर इस टाइम पे आई है, विच मीन्स कि वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई इसमें मर्जी थी। वो केस सामने आया, जिस केस के ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट की और हमने फिर उस इदारे को नोटिस भेजे, उन बंदों को नोटिस भेज के पहले रिकॉल किया कि वी आर गोइंग टू टेक इनिशिएटिव अगेंस्ट यू, जो कि लीगल फैक्टरम था हमारा। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमने नोटिस सर्व किए। तो उस नोटिस के बाद एक बड़ी खलबली सी मच गई उस इदारे में, और उस इदारे के जो एक्स एम्प्लॉइज थे उन्होंने कुछ डेफामेटरी पोस्ट लगाना स्टार्ट कर दी। फिर हम उस थोड़ा सा डेफामेशन की तरफ भी ले गए। लेटर ऑन हमने पाकिस्तान के अंदर जो इदारा मौजूद है इंफॉर्मेशन कमीशन का, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का, हमने वहाँ पे लेटर लिखा कि हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि वो इदारा इन्वॉल्व था, उस इदारे के एम्प्लॉय के साथ ऐसा हुआ था, तो उस इदारे के पास वो डॉक्यूमेंट्स, वो इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी थी, लेकिन उस इदारे ने हमें उस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने से मना कर दिया। ठीक है। तो हमने उस इदारे के खिलाफ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में एक लेटर लिख दिया। उस लेटर के जवाब में उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो हमने लाहौर हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी। उस लाहौर हाई कोर्ट में जब रिट फाइल की तो उस रिट के ऊपर हमें 30 डेज का एक टाइम मिल गया कि उन्होंने 30 डेज में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने और हमें प्रॉपर हेयरिंग देनी है। उस दौरान मैं दुबई में जाता हूँ। दुबई में जाके मेरी खातून से, माम से मुलाकात होती है, तो वहाँ पे फिर हम ये सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं और हमें हेयरिंग दी जाती है उस इदारे की तरफ से। उस इदारे की तरफ से जब हेयरिंग दी जाती है तो ये श्योरिटी दी जाती है कि वो हमें चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और हमें प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। लेकिन लेटर ऑन वो चीज़ कहीं और से कहीं और चलेगी और उस इदारे ने कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं की। लेकिन हम लोगों ने फिर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के थ्रू कराची में और लॉयर एंगेज हो गए। कराची में जाके जब हमने इसको खुलवाया तो FIA इन्वॉल्व हो गई। FIA ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी फाइल कर दी एंड लेटर ऑन थिंग्स kept going on. The thing is कि सोशल मीडिया के थ्रू someone found out कि उनके वालिद साहब का मर्डर, जो कि 14 साल से कहीं पे बैठा हुआ था, आज़ाद बैठा हुआ था, उस तक दादर से हम लोगों ने कर ली। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें चैलेंजेस तो आपने बता दिए हैं कि क्या क्या आपने फेस किए, तो मुझे ये बताइएगा वैसे सोशल मीडिया से इस तरह से पता लगाना ये इजी होता है या मुश्किल होता है? बेसिकली थोड़ा सा चीज़ें मेंट कर दें कि सोशल मीडिया हमारे पाकिस्तान में अब आके कोई थोड़ा बहुत 2% मैं समझता हूँ कि कंट्रोल हो चुका हुआ है। ठीक है। मैं जब से वकालत के प्रोफेशन में आया हूँ, मैंने साइबर क्राइम के केसेस को देखा। मेरे पास बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस भी आए। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि जब आप किसी के बारे में कोई अकाउंट बना देते हैं, कोई फेक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉब्लम यह है कि अगर आप FIA में कंप्लेंट फाइल करते हैं तो FIA क्या करता है, वो उस एप्लीकेशन को एक मैसेज लिख देता है, लेटर लिखता है कि हमें IPs प्रोवाइड करें। लेकिन उस इदारे का मैसेज आगे से आता है कि वी हैव नो लीगल असिस्टेंस ट्रीटी विद यू, एमलेट, कि हमारी आपके साथ कोई ट्रीटी मौजूद नहीं है कि हम आपको डाटा प्रोवाइड करें। तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कई लोग हैं वो फेक अकाउंट्स बना देते हैं और बनाते बनाते कई लोगों की जो है वो ट्रैक्टर असैसिनेशन कर लेते हैं और पता नहीं चल पाता। जो देसी तरीका फॉर्मूला चलता हुआ आ रहा था कि किसी को एक्यूज़ कर दें और तब पकड़ लें, तो वो सिस्टम चलता हुआ अभी तक आ रहा है। लेकिन अब आके थोड़ा बहुत सिस्टम कंट्रोल हो गया है कि आप ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग अपने मीडिया के कर लेते हैं। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि अभी तक ऐसा रजीम नहीं आई हुई कि जहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक डाटा प्रोवाइड करता हो प्रॉपर। आप जितने भी केसेस देख लें, ये वो केसेस हैं जो अभी इश्यूज हमारे गुजरे लास्ट ईयर में, मई में भी, उसमें भी उन्होंने कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्मेशन नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ नेशनल डाटाबेस के थ्रू उन पिक्चर्स की, उन शक्लों की रहनुमाई हासिल करते हुए उनको पकड़ा और एक्यूज बनाया। अगर वो डाटाबेस लें तो IPs निकलेंगे किन किन फोन किन किन डाटा की तरफ से होता है, लेकिन अमेरिका की हमारे साथ ट्रीटी मौजूद नहीं है, इसलिए वो डाटा देने से इनकार हो जाता है। सही। अच्छा सर, ये तो एक केस था। इसके अलावा भी आप अभी जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो आप बता रहे थे कि ब्लैकमेल जो है वो लोग बहुत करते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। तो इस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या गलती होती है जो ब्लैकमेल हो रहा होता है उसकी तरफ से, क्या उसको अवेयरनेस देनी चाहिए, कौन सी गलतियाँ वो ना करें, ताकि अगर किसी पर भी ऐसी सिचुएशन आई है तो वो उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके? सर, सबसे बड़ी गलती जो है ना, मैं समझता हूँ, मेरा एक केस था, सबसे बड़ी गलती जो है ना वो पेरेंट्स की होती है। ओके। बच्चों के साथ ऐसा लेज़ो नहीं बना हुआ, और मेरे ख्याल में ये सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पे शायद बन भी नहीं सकता। ठीक है। मेरे पास केस आया है, 15 साल की बच्ची थी, बहुत छोटी सी, जिसका ID कार्ड ही नहीं बना हुआ। ठीक है।
उसको एक बंदा मैसेज करता है एक फेक पिक्चर बना के, न्यूड पिक्चर, ठीक है, कि दिस इज योर पिक्चर, ये तुम्हारे वाला साहब का अकाउंट है, ये बहन का अकाउंट है, ये अम्मी का अकाउंट है, ये तुम्हारे कजनों का अकाउंट है। वो सब उसको दिखाता है कि इन अकाउंट्स में मैं तुम्हारी पिक्चर भेजने लगा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भेजते हुए मैं उनको बताऊंगा कि ये तुमने मुझे न्यूज़ शेयर की हुई है। ओके। वो लड़की घबरा जाती है, डर जाती है। जब वो डर जाती है तो वो उससे डिमांड करता है कि अब तुम मुझे अपनी असल पिक्चर्स भेजो, अदरवाइज मैं तुम्हें भेज दूंगा। ओके। वो उसके बहकावे में आ जाती है कि ये वन टाइम चीज़ है, मैं जान छुड़वा लेती हूँ, और वो असल में भेज बैठती है। ओके, जब ये वो तो बहुत ज़्यादा असल में भेज बैठती है, क्योंकि वो छोटी बच्ची होती है, वो इस चीज़ से डर रही होती है कि वो बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है। अगर मेरी फैमिली को चल जाए पता कि मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ, मेरे पे एलिगेशन है, तो उन्होंने नहीं सुनना, ऐसे ऑनलाइन किलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे। इसलिए उसने उस बंदे के बहकावे में आते हुए अपनी पिक्चर्स भेज दी। जब पिक्चर्स भेज दी तो वो और फंस गई और ब्लैकमेल हो गई। मेरी एक वीडियो मौजूद थी सोशल मीडिया पे साइबर क्राइम के ऊपर। जब उसने वो वीडियो देखी, एंड शी गॉट इन टच विद मी ऑन सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, उसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। जब उसने मुझे मैसेज किया तो वो बहुत डर रही थी कि आई कैन नॉट इन्फॉर्म, आई कैन नॉट इनवाइट माई फैमिली ओवर दिस, मैं उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकती हूँ, तो व्हाट शुड आई डू। मैंने उससे कहा बीबी आप मेरे पे एतमाद करें, लेट मी हैंडल दिस केस। ठीक है। मैंने उसे चार्ज नहीं किया। आई वेंट टू एफआईए की इंस्पेक्टर अभी भी, अब वो आई थिंक इस्लामाबाद शिफ्ट होगी हुई हैं। दैट लेडी वाज वेरी काइंड लेडी। उन्होंने, मैंने जब उनसे ये इक्वेशन शेयर की तो उन्होंने कहा हमारा एसओपी ये है कि यू नीड टू फाइल अ कंप्लेंट फर्स्ट अलॉन्ग विद एन आईडी कार्ड, बट शी डज नॉट हैव एन आईडी कार्ड। लेकिन आप कंप्लेंट फाइल करें, लेट इट दिस कम टू मी, आई विल डील इन दिस मैटर। सही। हमने कंप्लेंट फाइल की, उनके पास मार्क हो गई, जिस तरह भी हुआ उन्होंने उसको देखा, तो फिर उन्होंने इसमें इन्वॉल्व होकर उस बंदे को पकड़ा। ठीक है। हमने उस बंदे को ट्रेस आउट कर लिया। सही। और वो उन्हीं के फैमिली मेंबर निकला। अब क्योंकि वो खातून ये चाहती थी कि मेरी ये बात ना लीक हो, तो फिर हमें इस चीज़ को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करना पड़ा और उसको वार्निंग देते हुए इन चीज़ों को ऑब्जॉर्व करके ख़त्म करना पड़ा। क्योंकि वो खातून 15 साल की थी, आईडी कार्ड नहीं था, सब चीज़ें मौजूद नहीं थी और उसको किसी पैमाने पे लेके जा नहीं सकते थे। तो इसलिए चीज़ों को देखा किया गया। अब बेसिक प्रॉब्लम है कि अगर उसकी फैमिली को पता होता कि हमारी बेटी किस चीज़ से गुजर रही है, वो एक विक्टिम है, तो शायद इस सिचुएशन पे वो बंदा ना बचता, या शायद वो इस सिचुएशन से कहीं और जा चुका होता, या शायद फैमिली की सपोर्ट होती तो वो बच्ची थी, डरती मत। और या शायद ऐसा भी होता कि अगर वो उस पिक्चर्स के अलावा अपनी माँ का जेवर भी उसको देना पड़ता तो वो दे बैठती। बिल्कुल ऐसा ही है। इज्जत से बड़े कुछ भी यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी केस आए तो सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर उनका बच्चा कोई ऐसी बात करे तो वो उसको सुने तसल्ली से और देखें कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और फिर उसको हैंडल करें तरीके से। और उसमें जाहिर है कि जहाँ हेल्प लेनी पड़े। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम एज अ यंगस्टर्स हैं, इतने क्राइम में इन्वॉल्व हैं, इतने क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उठते बैठते क्राइम है। सबसे बड़ा क्राइम जो आजकल की जो जनरेशन में है वो पिक्चर शेयरिंग है। ठीक है, एक लड़की लड़के पे ट्रस्ट करती है और अपनी न्यूड्स बेच देती है। वो न्यूड्स वो बंदा ना भी शेयर करे लेकिन फ़ोन से शेयर हो जाती हैं। आपका, मेरे पास एक केस आ गया, वो लड़का कहता है कि मैंने फ़ोन बेच दिया हुआ था। आई एडमिट आई यूज्ड टू हैव हर पिक्चर्स, लेकिन मैंने फ़ोन बेच दिया, डाटा इरेज कर दिया। लेकिन जब वो फ़ोन बेचा, वो जिधर गया, जिनके पास गया, उन्होंने क्या किया, कैसे रिस्टोर कर लिया और वो डाटा जो है वो फेंक दिया। सही। और उस लड़की की लाइफ जो है वो एक कह ले कि इसमें सारी खराब हो गई। शी गॉट इन्वॉल्व इन दिस। लेकिन अभी दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो हुआ है कि जहाँ पे जानबूझ के करते हैं क्राइम, वो क्राइम जो किया जाता है जानबूझ के, मेंजरिया इन्वॉल्व है। एक वो क्राइम है जो कि अब चल रहा है एआई जनरेटेड। सही। अब ये डिफरेंस निकालना जरूरी है कि आइदर ये क्राइम फेक है, ओरिजिनल है, इसकी जुरिस्डिक्शन बनाए और पेरेंट्स को यकीन होना चाहिए कि अगर उनके बच्चे कह रहे हैं कि हमने नहीं किया तो नहीं किया। सही। इन्वॉल्व हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और वो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आम तौर पे ये जितने भी आजकल फेक कॉल्स की अगर हम बात करें, आपने भी थोड़ा सा मुझे बताया था कि काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं, तो इसके जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं उनसे कैसे बचा जाए? यानी एक में तो ज़ाहिर है कि ये होता है कि फ़ेक कॉल्स होती हैं, कोई वाकई कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे आपने बताया कि फैमिली मेम्बर्स में से ही कोई ऐसा काम कर रहा होता है या आपके जानने वालों में से कोई पहले से आपके पीछे लगा होता है, फिर वो इस तरह काम करता है। तो इसमें अवेयरनेस क्या है, बचा कैसे जाए? सबसे पहले इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान में ना आप कुछ ना भी करें तो आप पे मसला पड़ जाता है। सही। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे किसी पे फेक केस करना बहुत आसान है। सही। ठीक है, हर बंदा इस चीज़, आप कभी जेलों में जाके देखें तो मेरे ख्याल में 60% क्राइम क्रिमिनल रेशो वो है जो बेचारे बेकसूर हैं, बेगुनाह है।
सही 60% मेरे ख्याल में कि जिन्होंने क्राइम किया नहीं किया। यही अगर आप बाहर की क्रिमिनोलॉजी पढ़े ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे ये पैरोल्स होती हैं, वहाँ पे प्रॉपर तौर पे क्रिमिनल्स की एक मेंटली तौर पे उनकी देखी जाती है कि ये बंदे ने क्राइम कमिट कैसे किया। सही और इन ग्राउंड्स के ऊपर कि आइदर द पर्सन वाज कमिटेड सम क्राइम ऑन दिस बेसिस, तो वो उसकी कन्विक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसको पैरोल पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है। यहाँ पे एक ऐसा इदारा मौजूद है जो कि इस इदारे के अंदर ऐसे कुछ कहते हैं ना हमारे अपने अंदर के ही लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। फेक कॉल्स की बात करें तो मेरे सामने एक प्रोपेगेंडा आ गया जिसमें एक फेक कॉल की जाती है कि आपका बंदा पकड़ लिया, आप इतनी अमाउंट ऑफ मनी दें, हम इसको छोड़ेंगे। जब उसके पीछे की हिस्ट्री देखी तो वो एक फेक जो है ना वो ग्रुप बना हुआ था। लेकिन दैट फेक ग्रुप वाज ऑलरेडी लीडेड बाय द ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स जो उसको खुद लीड कर रहे थे, उन्होंने अपने आगे टाउट छोड़े हुए थे जो इस चीज़ को लेके चल रहे थे। तो इस तरह के इन्वॉल्व केसेस में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हम लोग कभी कभार खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इदारा खुद इन्वॉल्व है, कुछ चीज़ों में है नहीं है, और अगर आप इदारे के अगेंस्ट जाएं तो वो फिर आपको रिवर्ट बैक बहुत बुरा करता है। ठीक है, ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं। अब जैसे कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसे केसेस हों, तो उसमें सबसे पहले अगर आपको कोई बंदा कॉल कर रहा है कि आपके किसी हमने फलां बंदे को पकड़ लिया है एंड सेंड अस दिस अमाउंट ऑफ मनी, कभी भी मेरे ख्याल में कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी बंदे को कॉल नहीं करेगा ऐसे। अगर वो करेगा तो अपनी नौकरी खुद ज़ाया करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे आजकल आईजी पंजाब ने इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कर दी हुई है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो इस चीज़ को बड़ा स्प्रेड करते हैं पॉजिटिवली। एंड करंट जो आईजी साहब हैं वो बहुत कह लें कि लाइक वाइज बहुत थॉरो जेंटलमैन बंदे हैं जिन्होंने एनिमल रेस्क्यू सेंटर बना दिया। इसकी भी स्टोरी बहुत डिफरेंट, आई विल शेयर दैट विद यू। तो उन्होंने ये अवेयरनेस डाल दी कि अगर इन केस कोई ऐसा चीज़ होती है तो हमारे नंबर्स पे फ़ौरन कॉल करें, इसकी जांच करें। ठीक है, अब होता क्या है, आप ग्रीव्ड हैं पुलिस से, पंजाब पुलिस से ग्रीव्ड है, तो आप क्या करेंगे? आप पंजाब पुलिस में जाके कंप्लेन फाइल कर देंगे आईजी सेल में। आईजी सेल में आप एक कंप्लेन फाइल करेंगे, लेकिन सॉरी टू से आईजी साहब के सेल में किसी की दादर सी होती ही नहीं है। मैंने कल 17187 पे कॉल की, नो वन पिक्ड माई कॉल। आई वाज सिटिंग विद द क्लाइंट इन अ पुलिस स्टेशन, नो वन पिक्ड माई कॉल, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद सोर्स नहीं है, बंदे कम है या इंटरेस्ट नहीं है। 15 की क्विक रिस्पांस कॉल तो हो जाती है, लेकिन इदारा अपने बंदों के खिलाफ कभी कोई इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई नहीं करता। ठीक है, द बेस्ट पॉलिसी इज कि इफ यू वांट कि अगर आप एग्रीव्ड हैं पुलिस से तो आप एफआईए में कंप्लेन फाइल करें अंडर द कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट। सही, कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर एक्ट, कि अगर आपकी अंडर ये लॉ बेसिकली बना इस तरह है कि 2022 में अमेंडमेंट होगी कि अगर आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप पे कोई टॉर्चर होता है तो आप कहाँ जाएं? आप एफआईए में कंप्लेन फाइल करें, एफआईए इन्वेस्टिगेट करें उन ऑफिसर्स के खिलाफ। अगर आप उन्हीं ऑफिसर्स के पास जाएंगे तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट मुश्किल हो जाता है इदारे के लिए अपना। आप हरास हो रहे हैं, वहाँ पे कंप्लेन फाइल करेंगे, दिस पर्सन इज हरासिंग मी, दिस पर्सन इज डूइंग दिस टू मी। इवन दो अभी आजकल अवेयरनेस के तौर पे आई एम थॉरली कह लें कि ग्रेटफुल कि हमारे पंजाब पुलिस के इंस्टीट्यूट में एएसपी शेरबानो जैसी खवातीन मौजूद हैं जो कि इतना इन्फ्लुएंस रखती हैं, इतना ज़्यादा वोकल पावर रखती हैं कि मैं रिसेंटली उनके एक सोशल मीडिया हैंडलर पे सुन रहा था कि अगर आप पुलिस के किसी भी बंदे से ग्रीव्ड हैं, अगर कोई पुलिस वाला आपसे चाय मांगता है, जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं ना तो वो चाय मांगता है कि चाय पानी, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ में बताया कि अगर आपसे कोई पुलिस वाला चाय पानी मांगता है आप सीधा 15 करें। अगर आपसे कोई पुलिस वाला ये मांगता है 15 करें, विच मीन्स के इदारे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चेंजेस की तरफ जाना चाहते हैं। तो हमें उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और उन लोगों के साथ बैठ उनको इन्वॉल्व करके एक ऐसी स्प्लिट शीट टीम बनानी चाहिए जो कि उन चीज़ों पे एक्ट करे और ऐसे बंदों को पकड़े। बिल्कुल ठीक है सर। पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आप इसके फर्स्ट लॉयर हैं, तो ये इसकी बुनियाद क्यों रखी गई और अब ये किस तरह काम कर रहा है? सर, जैसा कि पुलिस में एक रजीम चेंज होती है, बहुत अरसे बाद मैंने पुलिस को चेंज होते हुए देखा। आजी साहब को स्पेशली तौर पे जो आपकी न्यू जनरेशन पुलिस में आई, एएसपी शेरबानो, मैं इसलिए एएसपी शेरबानो को बार बार कोट करता हूँ कि एएसपी शेरबानो की बहुत मेहनत है इन कामों में। सबसे पहले होता ये था कि पंजाब पुलिस के अंदर जो कुत्ते होते थे, डॉग होते थे, वो अपनी एज पूरी कर देते थे, अपनी ड्यूटी की एज पूरी कर देते थे तो उनको मार दिया जाता था। ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में कानून है कि मार देते थे 13-14 साल के बाद। एएसपी शेरबानो और एक ऐसा एनजीओ जेएफके इसमें इन्वॉल्व हुआ। उन्होंने एक प्रपोजल दिया आजी साहब को कि रादर किलिंग देम, जो कुत्ते बीमार हैं, जो नहीं कुछ कर सकते, जो पुलिस के ट्रेन कुत्ते हैं, बीमार हैं,
तो उनको मार देते थे। इसलिए मारते थे कि ये कहीं और जाके किसी चोरों के पास जाके या किसी दुश्मन के पास जाके उनके साथ ना मिल जाए, या इतने महंगे कुत्ते हैं, तो वो उसकी किलिंग कर देते थे कि बीमार हो चुका तो उस एनजीओ ने इन्वॉल्व होके एएसपी शेरबानो के साथ एक लिएजन बनाया और इन्होंने ये आईजी साहब पे प्रपोज किया कि रादर किलिंग देम हम इन कुत्तों को अडॉप्शन के लिए देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि वो लेब्राडोर्स जो कि बड़े खूबसूरत जो कि ऑलरेडी नेचुरल डेथ की तरफ जा रहे हैं, उनको मारने की बजाय अगर आप उनको एक नेचुरल लाइफ दें और नेचुरल डेथ की तरफ लेके जाएं तो उनको अडॉप्शन के लिए दे दें। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अडॉप्शन के लिए कुत्ते दिए गए। तब ही ये बनाया इंस्टीट्यूट बना कि एक इंस्टीट्यूट बना दिया पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर पार्क के नाम से, जो कि फिरोजपुर रोड पे मौजूद है। उस इदारे का मकसद ये है कि कहीं पर भी अगर एनिमल क्रूएलिटी होती है, आप किसी एनिमल को मारते हुए देखते हैं, कोई बंदा उसको मार रहा है, तशद्दुद कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप फौरन 15 पे इन्फॉर्म करें। पुलिस आती है, पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर की टीम आएगी, वो जाकर उस कुत्ते को भी रेस्क्यू करेगी, उस जानवर को रेस्क्यू करेगी और साथ ही साथ उस बंदे पे एफआईआर काटेगी। 2023 में व्हेन आई गेट ऑन द पैनल ऑफ दिस पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर विद द हेल्प ऑफ एएसपी शेरबानो, तो हमारे पास एक केस आता है जिसमें एनिमल क्रूएल्टी होती है और अब हमें एनिमल क्रूएल्टी का एक्ट पता ही नहीं कि होता क्या है। फर्स्ट एफआईआर दी जाती है 1880 के एक्ट की। सन 1800 का एक्ट मौजूद है, 2023 में पहली एफआईआर हो रही है। उससे पहले हिस्ट्री में कोई एफआईआर नहीं होती एनिमल क्रूएल्टी के ऊपर। बिल्कुल ठीक। डॉग बाइट पे ये एक अटैकिंग के ऊपर एक डिफरेंट किस्म की मिसचीफ पीपीसी का जो अंडर सेक्शन मौजूद है उस पर एक डिफरेंट किस्म की एफआईआर होती थी, लेकिन कभी भी कुत्ते पे तशद्दुद होते हुए किसी इंसान पे एफआईआर नहीं हुई थी। सही। तो 2023 में आके पहली एफआईआर हुई, जिसका लॉ मैंने बताया सेक्शन 5 के तहत एफआईआर कटी और तब से ये रजीम स्टार्ट होगी जिसमें ये एक्ट अंदर आ गया। तो ये सारी जो काविशें हैं ये पुलिस के अंदर मौजूद लोगों की काविशें हैं, शेरबानों की काविशें हैं जिन्होंने इस इदारे को बनाया और इस तरह करते करते अब ये इदारा इतना वास्ट हो गया हुआ, इतना फैल चुका हुआ है कि गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, तमाम शहरों में एनिमल रेस्क्यू सेंटर बना दिए हुए हैं। जहाँ पे कोई एनिमल होता है, कोई डॉग क्रूएल्टी कुछ भी होता है, वहाँ फौरन रिपोर्ट करते हैं, बंदे पे एफआईआर होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप अपनी ज़िंदगी में किसी शख्सियत से, किसी टीचर से, किसी उस्ताद से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हो तो वो किससे हैं और क्यों हैं? आपकी लाइफ में टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सही। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो मेरे वालिद साहब ने किया। ठीक है। ही नेवर लेट मी डाउन, ही ऑलवेज सपोर्टेड मी, इवन दो शायद मैं आज इधर बैठा भी हुआ तो उनकी सपोर्ट से बैठा हूँ। शायद उनके दो सुबह अल्फाज ऐसे थे कि भाई जाओ, दिस इज योर टाइम। ठीक है। तो ही नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ऑल्दो इज अ बिजनेसमैन। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा बेटा कारोबार पर बैठ जाओ आके, उन्होंने कहा बेटा जो दिल करता है करो, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। सही। तो उनकी इन काविशों की वजह से मैं समझता हूँ कि मेरे दुनिया में सबसे बड़ा उस्ताद मेरे वालिद साहब हैं। सही। अगर मैं अपने वालिद साहब के बाद देखूँ तो वो तमाम टीचर्स हैं, लेकिन खुसूसन तौर पे मुझे मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में दो टीचर्स ऐसे मिले। एक मेरी टीचर है मैम मावरा, जिन्होंने मुझे बोलना सिखा दिया। सही। मैं उनके दफ्तर में बैठ के स्पीचेस को जो है तैयार किया करता था और वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के क्लासरूम में लेके जाती थी, अपने जूनियर से क्लासरूम में और जाती थी, यहाँ बोलो खड़े होके। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड डिलीवरिंग लेक्चर्स। तो मैंने फिर एज ए गेस्ट स्पीकर के तौर पे उनके ही क्लासरूम में लेक्चर्स देना स्टार्ट किए और उन्होंने सपोर्ट की। तो आपकी ज़िंदगी में पेरेंट्स के बाद आपके उस्ताद ज़रूर होते हैं। हम कहते हैं ना कि उस्ताद हमारे, हम कई इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं कि टीचर्स जो है ना बड़े वो रूड होते हैं हमारे साथ, नहीं बात कर पाते, लेकिन उनके पीछे उनका कैसा विजडम होता है जो आप सीख रहे होते हैं। ये सारी स्टोरी। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि मेरे सारे उस्तादों का रोल बहुत प्ले हुआ है, लेकिन खुसूसन तौर पे ये दो ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ एंड के टाइम पे इतना सपोर्ट किया कि मैं अब समझता हूँ कि मैं थ्रू आउट द लाइफ अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिले तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस शहजाद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने हमें अवेयरनेस भी दी कि अगर आप ब्लैकमेल हो रहे हैं या कोई भी ऐसे प्रोसेस में अगर आप फंस गए हैं तो उससे आपने कैसे बाहर निकलना है, किस पर्सन को कांटेक्ट करना है, किस से अगर आप हैरास हो रहे हैं तो फिर उस सूरत में आपने किसके पास जाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी और अपने केस के बारे में बड़ी डिटेल में बताया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।